Hello, my name is Dr. Jyotsna Garg. I am a consultant psychiatrist at Luna Hospital. आज हम स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल बीमारी के बारे में कुछ समझते हैं. So schizophrenia definition wise जाए, it's a mental disorder which is characterized by deficits in thought processes, emotional responsiveness, perceptions and social interactions. Most individuals में ये एक chronic course मतलब लंबा कोर्स होता है, बट अगर ट्रीटमेंट टाइम से दिया जाए तो ये बीमारी ट्रीटेबल है एंड एक इंसान जो इससे जूझता है वो नॉर्मल सोसाइटल अपने रोल्स अपने कामकाज में वापस इंटीग्रेट हो सकता है. तो इसमें अगर मेन की फीचर्स या सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या दिख सकता है. पहला, जैसे मैंने कहा, एक थॉट डिसऑर्डर, मतलब कि सोचने समझने का तरीका ही ऊट पटांग होता है जो एक नॉर्मल लॉजिकल इंसान नहीं समझ पाता. दूसरा होता है परसेप्चुअल डिसऑर्डर, मतलब जैसे महसूस करना, कुछ सुनना, कुछ दिखाई देना, कुछ सूंघना जो कि एक्चुअल में हो नहीं रहा है, वो चीज़ें महसूस होना उनसे उस इंसान को. तीसरी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं मोटर या फिर कॉग्निटिव डेफिसिट्स होना, मतलब कि कामकाज करने में जो चलना फिरना है या फिर सोचने समझने की शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें या फिर कुछ ना कुछ डेफिसिट्स आते हैं. चौथा, जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें भी छेड़खानी हो जाना कि वो इंसान जो है कटा कटा रहना शुरू कर सकता है सोसाइटी से. अब ये होता कैसे है? अब इसके होने के कारण बहुत सारे होते हैं जिसको हम बायो साइको सोशल मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं. बायो मतलब कि कहीं ना कहीं हेरिटेबल है. ये हेरिटेबल का मतलब ये है कि अगर किसी को परिवार में, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या शुगर है, हम ये समझते हैं कि वो पारिवारिक भी होती है, ऐसी ये बीमारी भी पारिवारिक है. तो अगर किसी को परिवार में है तो उनके बच्चों को ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं. बट ये कहने के बावजूद भी अगर किसी को परिवार में नहीं है ये बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, पर फिर भी 100 लोगों में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता ही है. मेल्स और फीमेल्स में इक्वल ही पाया जाता है. एंड कहीं ना कहीं इस बीमारी की पीक्स होती हैं कि मेल्स में जो है 2 पीक्स मिलती हैं, एक अर्ली एडोलेसेंस में और एक लेट अडल्टहुड में, एंड फीमेल्स में एडोलेसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड में. अब बायोलॉजिकल मॉडल में ही अगर हम आगे समझें तो बायोलॉजिकल मॉडल में ही हम कौन कौन से एरियाज अफेक्ट होते हैं. एक तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है और एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन के छोटे छोटे एरियाज़ हैं. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली डोपामीन की बात करें, उसका फेरबदल हो जाता है जिससे ये सब जो सिम्टम्स हमने पहले बताए वो मिलते हैं. तो जो हमारा ट्रीटमेंट भी है इसी को ही टारगेट करता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम मान लो छोटे छोटे दिमाग के हार्मोन्स, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझना चाहें, वो बैलेंस आउट होता है. तो इस बीमारी का इलाज भी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे ये बीमारी होती है. और अगर हम इसका साइकोलॉजिकल मॉडल समझे, कोई भी जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो गया, उस केस में भी होता है. किसी की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, जैसे किसी में चाइल्ड बर्थ के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, उसमें होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की फादर की एज अगर बहुत ज़्यादा है जब बच्चा पैदा हुआ है, तब भी इसको होने के ज़्यादा चांसेस हैं. अब किसी को अगर ये बीमारी होती है, उसके कोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, मतलब या तो कंटिन्यूस कोर्स या विद एपिसोडिक कोर्स. कंटिन्यूस कोर्स का मतलब है बीच में उतार चढ़ाव आएगा बीमारी में, मे बी सिम्टम्स ज़्यादा हो जाए, सिम्टम्स कम हो जाए, पर वो बीमारी कहीं ना कहीं रहेगी. वो इंसान जैसा बीमारी से पहले था वैसा इंसान वो नहीं रह जाता. और कुछ केसेस में एपिसोडिक होता है, मतलब कि एपिसोड्स वाले सिम्टम्स आएंगे पर बीच में एपिसोड्स के दौरान इंसान जैसा था वैसा भी रह सकता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले मेरी हिदायत आपको यही रहेगी कि फर्स्ट गो टू अ क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट हु इज़ एबल टू डायग्नोज दिस इलनेस. हर कोई इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता. जो आपका फिजिशियन या साइकाइट्रिस्ट इसको डायग्नोज कर देता है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक्स देता है. एंटीसाइकोटिक्स कैसे काम करते हैं? जो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैंने आपको बताए थे, जैसे डोपामीन एंड गाबा, उनको बैलेंस आउट करने की हेल्प करता है, जिससे ये सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं. तो एंटीसाइकोटिक्स की चॉइस जो है हर एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट के मुताबिक की जाती है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करता है किस पेशेंट में किस टाइप के सिम्टम्स हैं और कौन सी इनकी एंटीसाइकोटिक दी जाएगी. अब इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक चलेगी, वो डिपेंड करता है कि इंसान जो आया है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको डायग्नोज हुआ है, वो उसकी बीमारी कितनी लंबी है, सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं, वो समझ पा रहा है अपनी बीमारी को कि नहीं.
क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसको ये बीमारी है, पर उसके आसपास वाले परिजन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे रिकग्नाइज कि ये बीमारी हो रही है, एंड वो अपने आपे में जो इंसान नॉर्मली बिहेव कर रहा था वो कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्की व्यवहार और जो मैंने आपको बताया सोचने समझने की बूझने की शक्ति जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड रहती है। सो साइकाइट्रिस्ट के हिसाब से वो जो डायग्नोज करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से वो दवाई चलती है। ड्यूरेशन डिसाइड होगा, इट कैन वेरी अप टू 5 years और इट कैन बी अप टू अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। अब लाइफ लॉन्ग इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे बीमारी आती है या बढ़ती है ये इंसान की सोचने की शक्ति कम करती है, या फिर आपसी जो बातचीत होती है उसमें बढ़ोतरी के बजाय घटाई करवाती है। मतलब कि इंसान कटा कटा रहना शुरू हो जाता है, अपना नॉर्मल काम काज जॉब ये सब करने में सक्षम नहीं रह जाता। सो इसके लिए हम रिस्क्स और बेनिफिट्स का रेशो देख के साइड इफ़ेक्ट्स का, और उसकी रिस्क जो होता है साइड इफ़ेक्ट्स एंड बेनिफिट्स होते हैं कि आप नॉर्मली काम कर पाएँ, तो उसको बैलेंस आउट करके साइकाइट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करिए कि वो आपको आगे बेटर इसके लिए गाइड कर सकें। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपीज़ होती हैं जो कि डिसाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट इन कंसल्टेशन विद साइकाइट्रिस्ट। ये बीमारी ऐसी है कि साइकोलॉजिस्ट अकेले इस बीमारी को डायग्नोज या फिर थेरेपी नहीं कर सकते। साइकाइट्रिस्ट हैव द मेन रोल टू डिसाइड द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, बट थेरेपीज़ इंटीग्रेटेड होती हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ। एंड इसमें मेन काम थेरेपीज़ का ये रहता है कि जो सोसाइटी से कट जाता है इंसान, कहीं ना कहीं जो आपसी मेल मिलाप या फिर काम काज या फिर जॉब या फिर अपने घर परिवार के साथ राज़ी खुशी रहना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा हेल्पफुल होती है थेरेपी, है ना। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है रिक्वायर्ड, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, वो भी साइकाइट्रिस्ट ही असेस कर सकते हैं कि इनको हॉस्पिटल के दौरान ट्रीटमेंट देना ज़्यादा ठीक रहेगा कि ओपीडी बेसिस पे। मोस्टली जो सिवियर केसेस होते हैं या बार बार रिलैप्स करते हैं किसी कारण, उनको हमें लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्र भर वहीं पे ही रहेंगे। कुछ टाइम की बात होती है, जैसे ही जैसे दवाइयों का असर आता है, सिम्टम्स कम होते हैं एंड वी फील कि हाँ वो एडिक्वेटली अपना घर पे काम काज कर सकते हैं, रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, इनफैक्ट जैसे थे उतना नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं, वो स्थिति आते ही हम हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग कि प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन ही हेल्प करती है। हॉस्पिटलाइजेशन का रोल सिर्फ कम केसेस में होता है। मैक्सिमम केसेस अगर दवाई टाइम से दी जाए और रेगुलर दी जाए वो ठीक हो जाते हैं। सो इस बीमारी का जो स्टिग्मा है कि स्किज़ोफ्रेनिया मतलब इंसान उम्र भर के लिए खो गया है या फिर नहीं रह पाया है या फिर अपना दिमाग खो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर टाइम से मिल जाए ये बीमारी, डायग्नोज हो जाए, ट्रीट हो जाए, इनफैक्ट कई इंडिविजुअल्स तो इतने अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, उनकी आईक्यू, उनकी फिजिक, उनका जो भी काम का जो उनका लेट्स से बिजनेस कर रहा है, कोई एजुकेशन कर रहा है, उससे कुछ लिंक नहीं होता, दे कैन फंक्शन इवन बेटर देन द अदर इंडिविजुअल्स इन दैट एरियाज। बस जस्ट दैट जैसे एक बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है। तो आज ही अपने साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है या आप में कुछ ऐसा आपको लगता है, कुछ पहले जैसा परसेप्शन या फिर कुछ सोच विचार में कमी पेशी लगती है, पहले जैसा सोच नहीं पा रहे हैं, सो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट हु कैन हेल्प यू आउट। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।